In this video, we will solve all the questions of CDS 2024 to 2012 of National Income Chapter. देखते हैं, चलिए. Before you do these questions, do read NCERT Chapter number 1, 9th, NCERT 10th Chapter number 2 and Tamil Nadu NCERT Chapter number 2. Then only come to this. तब आपको ये समझ में आएगा ये पूरा टॉपिक. देखते हैं. Which one of the following statement is or are correct? ठीक है. GDP deflator captures the average price of an unchanging basket of commodity that constitute. ठीक है, आपको यहाँ पे GDP deflator का पहले मतलब समझना है. आगे देखते हैं. GDP deflator can be used to measure the real GDP of an economy but not of inflation. ये समझना है. चलिए, GDP deflator पहले हम समझते हैं. प्रीवियस वीडियोस में डाला हुआ है GDP के बारे में, ये सब UPSC वाली वीडियो में, वो जाके प्लेलिस्ट देखना, तब यहाँ पे आना. ऐसे वो वाली प्लेलिस्ट ज़्यादा अच्छी है, 1 2 3 4 ऐसे करके उसमें सीक्वेंस वाइज है. तो क्या होता है GDP डिफ्लेटर? क्या करते हैं GDP निकालने के लिए? सबसे पहले GDP लिखा मैंने. लेट जस्ट सपोज GDP इज कैलकुलेटेड बाई वट एवर क्वान्टिटी द कंट्री हैज़ प्रोड्यूस 10 एंड वट एवर प्राइज इट इज़ गिविंग. लेट जस्ट सपोज ₹50. ठीक है. So this is 500 GDP. ठीक है. This is 2012. Let's just suppose in 2025 the country is producing goods again 10, but the price of those goods are 100. So this is ₹1000. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो the quantity GDP has increased, but not because quantity has increased, production has increased, but because of inflation or because the price has increased. That is why we are seeing this increase in GDP. अब GDP deflator का पर्पस क्या होता है? The purpose of GDP deflator is to show that whatever GDP has been increased, what portion of it has been increased by inflation. तो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के काम आता है GDP डिफ्लेटर. ये बात ध्यान रखने का बात है. ठीक है, बुक्स में नहीं है सब. तो आ जाओ, GDP डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं? तो इसको बोलेंगे हम नॉमिनल GDP, इसको बोलेंगे हम रियल GDP. ठीक है. अब GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल अपॉन रियल. नॉमिनल हो गया 1000, रियल हो गया 500 into 100. तो अगर आप देखोगे 200% आएगा. तो व्हाट डज दिस 200% मीन्स? इफ दिस वाज 100%, 100% मीन्स देयर इज जीरो इन्फ्लेशन between 2012 and 2025. But if 200% is there, so this is 100% increment, that is 2 times हो गया है, which is also shown by the figure. देख पा रहे हो? अब इसी चीज़ को अगर मैं ये करता कि लेट जस्ट सपोज 20 आइटम्स हैज़ बीन प्रोड्यूस एंड ऑल ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ ₹50. ठीक है, यहाँ पे आइटम चेंज कर दिया, पैसा उतना ही रखा. सो दिस इज ₹1000 अगेन. अब क्या होगा? 10 क्वांटिटी एंड यहाँ भी 10 को ही लेंगे. बोथ 10 क्वांटिटी वी विल कंपेयर. सो दिस इज नॉमिनल वुड बी 10 into 50 500. दिस इज ऑल्सो 500 into 100. So this is 100 and zero increase in rupees, which is true. तो GDP डिफ्लेटर आपको दिखाता है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. इफ GDP डिफ्लेटर इज 125, it means 25% inflation has been there. If GDP deflator is 98, that means minus 2%, that is deflation is there. Price has reduced by 2%. ये ध्यान रखना है. अब है उसमें एवर चेंजिंग बास्केट, ये सब कहानी है. देखो 2012 में if 10 items were produced एंड उसके हमारे पास प्राइजेस हैं. 2025 को कंपेयर करना है. यहाँ से 20 items are produced, but since we do not have price of the 10 extra item, hence we will just calculate GDP deflator based on the those 10 items जिसके हमारे पास पुराने प्राइस हैं. तो ये ध्यान रखना है बात को. अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी है. अब ये सिंपल हो जाएगा. Which of the following statement is all correct? GDP deflator captures the average price of an unchanging basket, which is true. 10 वहाँ 10 यहाँ, of a commodity that constitutes the GDP of the country. ये correct है. GDP deflator can be used to measure the real GDP. Real GDP is पुराने वाले ईयर का GDP of the economy, but not inflation. It is inflation rate. 100 से जितना भी ऊपर होगा वो inflation है. तो आंसर इसका 1. बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है. द लेवल ऑफ पर कैपिटा GDP. ये पर कैपिटा GDP क्या होता है पहले ये समझना है. पे डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज. ये वर्किंग एज का क्या मतलब है? वर्क पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, ये समझना है.
पर वर्कर प्रोडक्टिविटी समझनी है, इसी से एक टर्म आता है रिसेशन। तो ये चलो इस सारे टर्म्स को हम देखते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके आपको समझ में आएगा, नहीं तो इकॉनमी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्वेश्चन से ही इकॉनमी करना चाहिए, आसान होती है इकॉनमी। चलिए जी, पहला हमारे पास टर्म था पर कैपिटा जीडीपी। इसका क्या मतलब है? टोटल जीडीपी ऑफ द इकॉनमी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। ये तो हो गया। सेकंड क्या टर्म हमने देखा? वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है? 15 से 59 इंडिया में, 14 से 59। इट कैन बी 65 ऑल्सो बिकॉज जजेस रिटायर एट 65। तो ये भी हो सकता है वर्किंग एज। पीपल हु आर अलाउड टू वर्क इन दिस 14 टू 65 विद सम कंडीशंस, तो ये वर्किंग एज हो गया। थर्ड इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या? लेट जस्ट सपोज देयर आर 10 पीपल इन एन इकॉनमी, वर्किंग एज पॉपुलेशन इज 10 पीपल। आउट ऑफ दिस 10 पीपल 6 पीपल वांट टू वर्क, ठीक बात है, and out of this 6 people 4 are employed and 2 are looking for employment, that is 2 are unemployed, ठीक है। तो labor force participation rate would be labor force people who are willing to work divided by working age population into 100। ये बात ध्यान रखना। तो इसको और अगर हम खोलें तो labor force is equal to employed plus unemployed divided by working age पॉपुलेशन। ये बात अब आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको पॉज करना, खुद से लिखने की कोशिश करना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पीपल, ठीक है। ये हो गया। दिस इज इक्वल टू एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हमको क्या देखना है? पर वर्कर प्रोडक्टिविटी। इससे एक टर्म आता है रिसेशन, यही मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जीडीपी अगर लगातार 2 क्वार्टर्स में डाउन जाएगी तो उसको रिसेशन बोलते हैं। तो लेट जस्ट सपोज कि दिस इज योर 2024, दिस क्वार्टर इज जनवरी, क्वार्टर हर 3-3 महीना होता है, जनवरी फेब मार्च, हम जनवरी टू मार्च की बात कर रहे हैं। एंड दिस क्वार्टर इज योर लेट जस्ट सपोज 2025 जनवरी टू मार्च। here GDP was 10 and here GDP was 8। जीडीपी डाउन गया, बट कितना डाउन गया? 20%। नेक्स्ट क्वार्टर हम देखेंगे यहाँ पे अप्रैल मई जून, तो अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर, यहाँ पे जीडीपी वाज 20, यहाँ पे जीडीपी सेम अनदर ईयर सेम क्वार्टर, यहाँ पे जीडीपी 16, सेम 20% डाउन गया। सो फॉर 2 consecutive quarters इफ द जीडीपी इज डाउन बाय 10% देन वी विल से दैट हम रिसेशन में हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो इसको कंपेयर कर देते हैं लोग, इसको कंपेयर नहीं करना है। पिछले साल के सेम क्वार्टर्स को कंपेयर करके ही आएगा ये। यहाँ पे इसको देखते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जैन मार्च $100, जैन मार्च $90, 2024 2025 10% डाउन। तो रिसेशन इज 2 subsequent quarters जीडीपी डाउन बाय 10%। डिप्रेशन क्या होता है? इफ द रिसेशन परसिस्ट फॉर 2+ years देन वी विल कॉल इट डिप्रेशन, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब इसमें रिसेशन में आते हैं। अब रिसेशन हो ही क्यों रहा है? सबसे पहले बहुत ध्यान से बात सुनना, जीडीपी डाउन है। जीडीपी डाउन क्यों है जी? क्योंकि प्रोडक्शन डाउन है। प्रोडक्शन क्यों है डाउन? बिकॉज पीपल आर नॉट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स, तो डिमांड इज डाउन, ठीक है। इफ डिमांड इज डाउन इट मीन्स पीपल डू नॉट हैव मनी, मनी इज नॉट विथ पीपल, पीपल डू नॉट वांट टू बाय, ठीक है। अब पीपल के पास मनी क्यों नहीं? बिकॉज पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड, दैट इज वाई नो मनी एंड दैट इज वाई जीडीपी डाउन। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है डिमांड से, रिसेशन की। डिमांड अगर डाउन है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इधर पीपल डू नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट। वाई पीपल डू नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट? बिकॉज डिमांड इन जनरल इज डाउन। People do not have employment, people do not have enough money, hence there is less demand, hence there is less production, hence GDP is down। ये होता है रिसेशन। डिमांड will decrease, if demand is decreasing people will become unemployed and hence more demand will decrease because they do not have money। इस तरीके से काम होता है। अब देखो इसको तोड़ने के लिए क्या करना है? पीपल को पैसा देना होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव पीपल मनी। इससे डिमांड करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन करेंगे जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट खुद ही आता है। इस तरीके से इस चीज़ को देखने का आपने को, ठीक है। ये रिसेशन की कहानी होगी, कभी आगे चैप्टर में आएगा तो और डिटेल बताऊंगा, अभी बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब इसको खुद से देखने की कोशिश करो क्या होना चाहिए इसका आंसर। लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग: प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज। वर्किंग एज में कितने लोग हैं? जितने लोग वर्किंग एज में होंगे वो लोग ज़्यादा काम करेंगे,
तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हेंस जीडीपी कैन इंक्रीज, विच इज़ ट्रू. वर्कर पार्टिसिपेशन रेट within the working age population, how many of those people are willing to work or willing to find work. तो अगर लोग ज़्यादा काम करेंगे, more people will come into employment sector, then more GDP. correct है. Per capita product, if there is productivity from one machine, if a person is able to produce 10 goods, then productivity ऊपर है. वही सेम मशीन से 5 goods निकलेंगे तो productivity डाउन है. तो ये तीनों ही सही है. आंसर होगा डी. अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान लगते हैं, होते नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से देखना है सब. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ठीक है, देखते हैं क्या पूछा है. इम्पोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड इन कैलकुलेटिंग जीडीपी. इम्पोर्ट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जीडीपी में. जीडीपी होता ही क्या है जी, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. इम्पोर्ट सब्ट्रैक्टेड, करेक्ट. द नेट फैक्टर पेमेंट अर्नड फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी. नहीं जी, ये जीएनपी में इंक्लूड करते हैं. तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये तो गलत है. परचेज एंड सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी. देखो जी, ये पूरा टॉपिक ही है आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम. उसमें जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं. क्यों? बिकॉज व्हेन दोज गुड्स वर प्रोड्यूस देयर कैलकुलेशन वॉज ऑलरेडी इन जीडीपी. तो सेकेंड टाइम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. तो ये नहीं है. इसी तरीके से हम लैंड का सेल्स को भी नहीं रखते हैं जीडीपी में, बिकॉज इट इज सिंपली री इवेल्युएशन ऑफ योर असेट्स. ठीक है, उसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है. ठीक है. इन्वेंटरीज आर इंक्लूड, यस इन्वेंटरीज आर इंक्लूडेड इन जीडीपी. एग्जैक्ट लाइन है लिखी हुई आपके तमिलनाडु एनसीईआरटी में. ये देखो, इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस आई. तो ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ने का है. अब देखते हैं आगे. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. आंसर वुड बी बी. अब चलिए एक और चीज़ हम देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड होता है जीडीपी में, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता है जीडीपी में. तो देखो, आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम. कौन कौन से आइटम है? कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन इज सेल्स ऑफ लैंड. इफ द कॉस्ट ऑफ लैंड वाज 100, when you first purchase it, you sell it at 150. So this 50 rupees is your capital gain. Similarly, shares के साथ भी होता है, वो capital gain होता है. This is not included in GDP because this is simply your re-evaluation of your asset. This is not production of goods and services. तो नहीं होता है. Household services जो आपकी मम्मी करती हैं आपके घर में and she is not paid for, then this is your household services. But services which is done by maid and this maid is paid for, this is included in GDP. सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन, कोई भी किसान है, ही इज प्रोड्यूसिंग 100 kg ऑफ वीट, बट आउट ऑफ दिस 100 kg 10 kg ही इज कीपिंग फॉर हिमसेल्फ. सो दिस 10 kg गुड्स हैज नेवर गॉन टू मार्केट एंड इट्स मार्केट वैल्यू वाज नेवर कैलकुलेटेड, हेंस दिस इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नॉट इन जीडीपी. ट्रांसफर पेमेंट, any payment which is received by the person but it is not earned, you have not given any goods and services for this payment, hence it will not be calculated in GDP. ठीक है, तो ये नहीं होता है. जैसे ट्रांसफर पेमेंट में पेंशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आएगा, सब्सिडी आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ये भी नहीं आता है जीडीपी में. क्यों? बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड दिस मनी एंड यू आर अर्निंग इंटरेस्ट आउट ऑफ दिस मनी. ये फैक्टर इनकम में होता है इंटरेस्ट अर्नड, but whatever goods and services that has been produced, it is not produced in India, hence this will not be a component of GDP. thirdly, second hand goods नहीं आएगा GDP में. ठीक है, पिछली वीडियोस देखना, चैप्टर रीड करना, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा समझना. ठीक है जी, तो आंसर तो भी है. नेक्स्ट क्या है? ये है माइक्रो. माइक्रो को हम एक साथ ही देखेंगे. ये क्या है जी? हाँ जी, इसको देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 2014 एंड 19 इन बोथ. ठीक है, देखते हैं. ट्रू पूछा है. सोशल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 4.5%, नॉट 5%. ये गलत. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अभी 1.9% के आसपास है. इन टोटल एक्सपेंडिचर 3.5% और पब्लिक एक्सपेंडिचर 1.9 के आसपास. चेक करना इसको क्या है, ये भी गलत. देयर इज अ स्टैग्नेशन इन द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एज पर परसेंटेज. यस, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन पे स्टैग्नेशन है बहुत लंबे समय तक. ये तो ठीक लग रहा है मुझे. द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया अमाउंट टू 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंड. नहीं जी, 10% नहीं, 1.9%. एंड टोटल पब्लिक प्लस प्राइवेट, दिस इज अराउंड 3.5%. तो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट
ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइस। देखो कॉमन प्राइस का मतलब होता है योर कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। रियल जीडीपी उसी में कैलकुलेट होता है, बिल्कुल सही बात है, रियल जीडीपी उसी में कैलकुलेट होता है, ये करेक्ट है। फिर क्या बोला गया, पोटेंशियल जीडीपी, ये बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब, इज द रियल जीडीपी दैट द इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस इफ इट्स रिसोर्सेज ऑफ, ये बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल जीडीपी इज वॉट एवर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू हैव। लेट जस्ट सपोज आपको केक बनाना है और यहाँ पे मैंने केक लिख दिया, केक लिख दिया, और आपके पास 10 kg क्रीम है, आपके पास 10 kg क्रीम है, 10 kg ब्रेड है, आपके पास 2 ओवन है। इन सबको कंप्लीटली एग्जॉस्ट करके कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, दिस इज पोटेंशियल जीडीपी, ये ध्यान रखना है। तो कंप्लीटली यूजिंग ऑल योर रिसोर्सेज इज पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। अब इसमें कैवियाट है, दिस प्रोडक्शन वॉट एवर मैक्सिमम प्रोडक्शन यू आर डूइंग, दिस शुड नॉट कॉज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन। सेकेंडली द कंजम्पशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इनपुट शुड बी सस्टेनेबल, ऐसा ना हो कि यू एग्जॉस्ट ऑल द रिसोर्सेज। So these two conditions are given in potential GDP while calculating. So potential GDP is maximum GDP with conditions that it should not be inflationary and the resource consumption should be sustainable. इस तरीके से potential GDP को हम देखते हैं, ठीक बात है। तो ठीक है, यहाँ तो आधा आधा ठीक ही है, ये भी ठीक है। Nominal GDP is calculated by valuing outputs of different years at constant price. Nominal GDP is at current price, not constant price. गलत है। रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ए बी डी करेक्ट है, सी आंसर होना चाहिए इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, हाँ सी है, इसमें गलत दिया हुआ है, वैसे सी है। अब आते हैं यहाँ पे, द सिचुएशन वेयर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल जीडीपी फॉल्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। अब देखो पहले तो लैंग्वेज ही समझ नहीं पाओगे। द सिचुएशन वेयर इक्विलिब्रियम लेवल, let's just suppose this is your max GDP potential, this is equilibrium level है यहाँ पे लिखा हुआ, of real GDP falls below potential। तो max level equilibrium is equal to potential GDP, real GDP उससे कम है। अब इसको बहुत सिंपल सप्लाई डिमांड के टर्म्स में समझना। देखो जी क्या कहानी है, तो आपका एक पोटेंशियल जीडीपी है, पोटेंशियल जीडीपी लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थिंग्स यू कैन मेक दैट इज इक्वल टू सप्लाई, मैक्स सप्लाई पे आप चल रहे हो, ठीक है। और वो बोल रहा है कि जो रियल जीडीपी है दैट इज लेस देन योर पोटेंशियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी कम हो गया, रियल जीडीपी कम है आपका पोटेंशियल जीडीपी से, दिस इज डिमांड, ठीक है। तो पोटेंशियल सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ये है बात, बहुत सिंपल है। आप खुद सोचो, अगर लेट जस्ट सपोज देयर इज 10 केक्स, ठीक है, एंड डिमांड ऑफ द केक इज 5, 5 एक्स्ट्रा केक दुकानदार के पास होंगे, दिस वुड बी ऑफ वेस्ट, हेंस व्हाट द shopkeeper will do, it will reduce the prices of cake, reduce the prices so that people buy more cake. So if the supply is greater than demand then the prices will come down, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन या फिर रिसेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, इस चीज़ को बोलते हैं। इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड तो उस गैप को फिल करने के लिए, 10 और 5 के गैप को फिल करने के लिए तुमको प्राइस कम करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई दिस इज नोन एज योर डिफ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप। इसको उल्टा कर देते हैं, लेट जस्ट सपोज योर रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन योर पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, ये पोटेंशियल जीडीपी का क्या मतलब है, सप्लाई, ये है डिमांड। तो लेट जस्ट सपोज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, क्या होगा, अगर देयर आर 10 केक्स की डिमांड है, सप्लाई सिर्फ 5 केक का हो रहा है, तो दुकानदार क्या करेगा, इसका प्राइस इंक्रीज कर देगा सो दैट ही गेट्स मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो दिस इज इन्फ्लेशनरी, ऐसा ही होगा ना, सप्लाई डिमांड, दिस इज 10 दिस इज 5, तो अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस ऑफ गोल्ड उसका एक एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ। सो इफ योर रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन योर पोटेंशियल जीडीपी देन इन्फ्लेशन विल कम। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के, तो बहुत ध्यान से देखना, ये सब चीज़ें आती हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, इन्फ्लेशनरी गैप छोड़ दे, सब सिंपल कहानी है। पोटेंशियल जीडीपी दैट इज सप्लाई, इफ दिस इज लेस देन डिमांड प्राइजेज विल गो अप, देख पा रहे हो, हेंस इन्फ्लेशन आएगा। इफ पोटेंशियल जीडीपी सप्लाई
इज ग्रेटर देन डिमांड देन प्राइजेस विल गो डाउन, डिफ्लेशनरी गैप। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल जीडीपी फॉल्स ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी। तो सेम कहानी, पोटेंशियल जीडीपी is greater than real GDP. It means that supply is greater than demand. Supply is greater than demand. 5 केक की डिमांड है, 10 केक बन गया है तो केक का प्राइस कम हो जाएगा। Hence this will bring in recession. This is a recessionary gap. A आंसर है। नेक्स्ट क्या पूछा गया? Which one of the following equals personal disposable income? अभी नेक्स्ट वाली पिछले क्लास में था हमने, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम is equal to personal income minus direct tax and non tax payment, या फिर यहाँ पे टैक्स पेमेंट है नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स। ठीक बात है। अब आइए आगे यहाँ पे, हाँ जी, तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस, करेक्ट है। तो प्राइवेट इनकम बताता हूँ क्या होता है। सेविंग प्राइवेट कॉर्पोरेट नहीं, प्राइवेट इनकम नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड माइनस इनकम टैक्स नहीं, ये आंसर होना चाहिए इसका। अब आ जाओ प्राइवेट इनकम क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सीबीएसई वाली एनसीईआरटी में, बहुत सिंपल कहानी है। प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू योर फैक्टर इनकम, जो भी आपको वेज से पैसा मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट से पैसा मिल रहा है, जो भी रेंट से पैसा मिल रहा है, जो भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा मिल रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम प्लस नेट ट्रांसफर्स, दिस इज योर प्राइवेट इनकम। ठीक है, इसको नोट्स में देखते हैं। देखो, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम प्लस नेट ट्रांसफर्स। ये नेट ट्रांसफर्स का क्या मतलब हुआ, ये इसका क्या मतलब, देखो फैक्टर इनकम टू प्राइवेट, पर्सनल और फर्म, यहाँ पे है नेट डेट इंटरेस्ट आपका आ गया फैक्टर इनकम में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम में, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी, गवर्नमेंट डीबीटी करेगी, यहाँ आ जाएगा। अदर नेट इनकम, नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट रेमिटेंस, यहाँ आ जाएगा। तो सिर्फ ये लाइन याद रखना, इससे काम हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया जी 56 क्या लिखा हुआ है, इंडेक्सेशन इज अ मेथड हुज यूज कैन बी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इंडेक्सेशन क्या होता है, लेट जस्ट सपोज कि हमारा इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, 10% का इन्फ्लेशन है, इसको हम कैसे करेंगे, लेट जस्ट सपोज देयर इज गवर्नमेंट एंड देयर इज you have rupees 100 with you, government says that give me this rupees 100 and I will give you after a year, I will give you 10% interest rate, so after a year you will get 110 rupees, ठीक है। But for you this 100 rupees, from this 100 rupees you are willing to buy a potato, ठीक है, ये आप करने वाले थे। अब आपने बोला कि ठीक है, फॉर नाउ आई कैन गिव अप दिस पोटैटो सो दैट नेक्स्ट ईयर आई विल गेट 110 रुपीज एंड देन आई विल बाय दिस पोटैटो एंड आई विल हैव एक्स्ट्रा 10 रुपीज ऑल्सो। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट विल गिव यू 110 रुपीज बट द प्राइस ऑफ पोटैटो इज 120। तो पिछले साल आप पोटैटो खरीद सकते थे जितने भी आपके पास पैसे थे, बट इस साल आप नहीं खरीद सकते हो पोटैटो, ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इंडेक्सेशन इज द सॉल्यूशन। इंडेक्सेशन, what does indexation means, that whatever percentage interest you will get, that should be indexed with inflation, that is whatever inflation is next year plus 10% I should get, तब it will be a fair loan, otherwise आपका ही नुकसान है। तो indexation is usually to adjust for inflation so that आपका नुकसान ना हो। तो अगर बैंक्स आपको 8 to 9% पे लोन दे रहा है, 8 to 9% सेविंग रेट दे रहा है एंड आपका इन्फ्लेशन ही 4 to 6% है, तो इफेक्टिवली यू आर गेटिंग ओनली 3%। तो ये बात ध्यान रखना है। चलो जी आगे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इंडेक्सेशन इज अ मेथड हुज यूज कैन बी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन नॉट रियली, नॉमिनल जीडीपी नहीं, मेजरिंग सेविंग नहीं, मेजरिंग सेविंग रेट का होता है आपका MCLR, ये देखेंगे। फिक्सिंग ऑफ वेज कंपनी, यस, वेजेस को फिक्स करने के लिए इंडेक्सेशन किया जाता है, ठीक है, TADA ये सब मिलता है, वही है, ये नहीं करना है, ये भी क्लियर नहीं है। अब क्या है यहाँ पे, द 7.6% ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड बाय इंडिया इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस ईयर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, ग्रोथ रेट
GNP at market price, gross national product. Gross national product is GDP plus your net factor income from abroad. GVA at constant price. GVA is GDP at factor cost और फाइनल प्रोडक्ट माइनस ऑल द इंटरमीडिएटरी गुड, ठीक है, कॉन्सोम है जो भी है, ये तो रियल हो गया. GDP एट मार्केट प्राइस, तो GDP C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस, दिस इज योर रियल GDP. अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सारे टर्म समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को टिक किया, अदरवाइज जो भी है उस समय का नॉट रियली इंपॉर्टेंट. 7.6% ग्रोथ है तो GVA भी हो सकता है, ऐसे तो GVA और GDP में से आंसर होना चाहिए. तो GDP एट मार्केट प्राइस की बात चल रही है, GDP एट कांस्टेंट प्राइस की बात चल रही है. तो अभी C और D में से कुछ भी मारो, डजंट रियली मैटर. आई वुड गो फॉर C, मार्केट प्राइस ही लेता हूँ, देखते हैं क्या आंसर है. D है, ठीक है, इट्स ओके. तो ये इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट्स इट, इतना ही बातें यहाँ पे. अब क्या है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. ठीक है, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड, ठीक है, हुआ ऐसा. द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर हैज़ इंक्रीज शार्पली, ये तो हुआ इंक्रीज, ये तो सही लग रहा है. द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ रिमेन स्टैटिक, नहीं ये तो डिक्लाइन हुआ है. द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ डिक्लाइन, ये गलत है, ये गलत है, बी आंसर होना चाहिए. अब ये पूरा जो टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, तो आ जाओ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सीखते हैं. क्या है अपने पास, देखता हूँ मैं. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसमें हमको सबसे पहले देखना है फॉर्मल सेक्टर वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है. इसके बाद हमको देखना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है. इसके साथ हमको ये देखना है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये हमें 4 बातें देखनी है. देखो जी, फॉर्मल सेक्टर इज कि जिसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच, कि आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, आपको ओवर टाइम पेमेंट मिलेगा, एंड दिस इज द टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट. दिस इज फॉर्मल. इनफॉर्मल में देयर इज नो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. यूजुअली पर्सनल बिजनेसेस होते हैं, इसको इनफॉर्मल में हम काउंट करेंगे, और जो भी खुदरे के काम होते हैं वो सब. हेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज इक्वल टू इनफॉर्मल. अब नोट्स में इसको देखते हैं. ये देखो क्या लिखा है, द फॉर्मल सेक्टर हैज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय एज वेल एज pre-defined labor conditions. This sector is made up of a well-organized group of people who operate in the same environment and are legally and socially conscious of their rights. ठीक है. Informal क्या है, all unincorporated private entities या enterprises owned by individual or families involved in the sales and production of products and services on a proprietary or partnership basis are classified as uninformal. अब ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं दोनों. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10% है, अनऑर्गेनाइज में 90% है, ठीक है. इतनी कहानी हो गई. अब सेकंड कहानी देखते हैं ये. तो देखो, अगर मैं लिखूं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इसका मैं एक कंपैरिजन करता हूँ. वर्क फोर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो इसमें लिखता हूँ मैं वर्क फोर्स इन 2025 कितना है इसमें, एंड जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें 2025 पे. तो देखो जी, प्राइमरी सेक्टर का जो वर्क फोर्स अराउंड 40 to 45% है, ठीक है. जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जो वर्क फोर्स है वो अराउंड 25% है, और जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें 30% का वर्क फोर्स है, ठीक है. ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, हम देखेंगे रियल फिगर क्या है जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो उसको ढंग से देखना. अब क्या है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 50% का है, जीडीपी में इसमें कंट्रीब्यूशन अराउंड 30% का है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18 से 20% का है, ठीक है. अब इसी को हमें कंपेयर करना है 1950 से क्या था, तो जीडीपी लिख दिया इधर मैंने, अब 1950 लिख दिया मैंने. अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, tertiary sector at that point of time was giving 30%, this was giving around your 50%, and this was giving 20%. तो ये ऐसा था हमारा, ये ध्यान रखना. अब देखते हैं नोट्स में एग्जैक्ट क्या है फिगर. हाँ 60% है, अच्छा ठीक है, ये 60% है, ये 30% है, एंड देन ये जो भी रिमेनिंग है. तो बिल्कुल ध्यान देना इस पर,
इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉज करना, इसको खुद से करना। अब एक और कहानी है इसमें कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंड योर टर्शियरी सेक्टर में क्या। देखो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज आएंगी। तो अगर मैं इसको बोलूँ सिर्फ और सिर्फ ये प्राइमरी है, ठीक है, तो इसमें आएगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी, खत्म। अब ये सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में 3 चीज़ें आती हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। देखो सेकेंडरी सेक्टर इज बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कुछ ना कुछ मशीन लगेगी, मगर यहाँ पे सर्विसेज दिया हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसे ही दिया हुआ है, आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए। इन जनरल इन इकोनॉमी सर्विसेज में ये आना चाहिए, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आना चाहिए। इसका ये भी देख लो कि 15% इज कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। अब सर्विसेज सेक्टर आ जाओ। सर्विसेज सेक्टर में 3 कंपोनेंट है, फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इसके बाद है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। इसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। अब इसको फिर से देखते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर प्लस फिशरी प्लस फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर में सबसे पहले आपका है मैन्युफैक्चरिंग, देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, देन योर माइनिंग, ठीक है। देन टर्शरी सेक्टर में आपके पास है फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस ट्रेड एंड होटल्स एंड कम्युनिकेशन प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। इस तरीके की चीज़ें आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। देखते हैं क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं जी, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, बी आंसर है इसका। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी होता है। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बी होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, इंडियन कर रहा है ऐसा, एंड देयर प्रॉपर्टी वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड, ठीक है, इंडियन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दिस इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो होगा ग्रॉस नेशनल, नेट नहीं, तो ग्रॉस नेशनल इनकम इसको कर सकते हैं, GNI। नेक्स्ट क्या है, शेयर ऑफ फूड इन द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज़ बीन कमिंग डाउन एज पर कैपिटा इनकम ग्रू ओवर टाइम इन लेस 60। इसका मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा कि बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। तो देखो जी क्या हो रहा है, लेट जस्ट सपोज यू आर अर्निंग ₹100, ठीक है, ऑन फूड यू आर इन्वेस्टिंग ₹50। Let's just suppose after a point of time you started to earn ₹1000 and on food you are investing rupees, let's just suppose 200. So per capita income आपका increase हो गया, मगर food पे as a percentage income reduce हुआ है। This is 50% on food and this is 20% on food। देख लो ये चीज़ ये बात कर रहा है। इसका सिंपल नाम है एंजल्स कर्व बोलते हैं इसको। एंजल कर्व में क्या होता है, ऐसा एक कर्व होता है, यहाँ पे हम देखते हैं इनकम, यहाँ पे देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंडिचर ऑन फूड एज अ परसेंटेज पॉइंट घटता है, तो ऐसे बनता है हो जाके कर्व। तो ये कहानी है इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या है पूछा हुआ, हाँ लिखा हुआ है एंजल कर्व। पीपल हु हैव बीन परचेजिंग लेस फूड, इस वजह से हो रहा है, नहीं जी। पीपल हैव बीन प्रेफरिंग नॉन, नहीं जी। ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लोअर देन ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, ये सही बात है। परसेंटेज ऑफ पुअर इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज ओवर टाइम, नहीं, आंसर तो इसका सी होना चाहिए, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन ही को देख लो, क्या शेयर ऑफ फूड इन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैव बीन कमिंग डाउन। एक्सपेंडिचर में फूड पे जो खर्चा है वो डाउन आ रहा है एज पर कैपिटा इनकम ग्रो। पर कैपिटा इनकम ऊपर जाएगा, फूड पे आप एज अ परसेंटेज पॉइंट खर्चा कम करोगे। क्यों ऐसा करोगे आप, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ फूड एक्सपेंडिचर हैज़ बीन लोअर देन द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है व्हेन कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड। तो आंसर इसका सी है। इसको हम देख लेते हैं एक बार नोट्स में। ये देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, इनकम आपके इधर है, इनकम ऊपर जाती जा रही, फूड एक पॉइंट के बाद स्टैटिक हो गया है, फूड पे जो एक्सपेंडिचर है, तो ये ऐसा है। द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सरप्लस अपॉन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ NNP। देखो गवर्नमेंट के पास मनी है एंड गवर्नमेंट इन स्पेंडिंग मैक्स अमाउंट ऑफ इट्स मनी,
तो अब क्या होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट में? इन्वेस्टमेंट डिक्रीज नहीं, कंजम्पशन। गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, लोगों के पास पैसा आएगा वेजेस के थ्रू। गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट खुद कंज्यूम करेगा, पैसा खर्चा करेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो कंजम्पशन बढ़ती है इससे। बी आंसर। नेशनल इनकम इग्नोर्स। अभी हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें नहीं आती है नेशनल इनकम में। तो सेल्स ऑफ फर्म आता है, आएगा, एम्प्लॉय आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, सेल ऑफ लैंड नहीं आएगा, बिकॉज सेल ऑफ लैंड इज सिंपली री इवेल्युएशन ऑफ योर एसेट। इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज इन इट्स पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी इज गोइंग अप, इट्स जीडीपी मस्ट बी नेस। हाँ, अगर सब लोगों का पैसा बढ़ता है तो इंटायर कंट्री का भी पैसा बढ़ेगा, दिस इज करेक्ट। इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इन्फ्लेशन, नेगेटिव इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इट्स जीडीपी मस्ट बी डिक्रीजिंग। देखो, नेगेटिव इन्फ्लेशन का मतलब सस्ता हो रहा है प्रोडक्ट, ऐसा कर लेते हैं। तो लेट जस्ट सपोज, एग्जांपल सोचना पड़ेगा, 2025 की बात करते हैं। लेट जस्ट सपोज देयर वर 10 आइटम्स एंड ईच आइटम वर ऑफ रुपीज 10, 100 रुपीज अपनी जीडीपी। 2026 में आया कहानी, देयर वर 20 आइटम्स एंड ईच आइटम वॉज रुपीज 8, 160। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन हैज़ डिक्रीज, जीडीपी हैज़ इंक्रीज। तो ये है फैक्टर कि हमने जो है क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, इसलिए इंक्रीज हो गया जीडीपी। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इन्फ्लेशन डिक्रीज हो तो जीडीपी भी डिक्रीज होगा। तो आंसर इसका होना चाहिए ए। चलिए जी, ये हो गया चैप्टर खत्म। अब हम नेक्स्ट में सेम इसी चैप्टर का सी ए पी एफ के क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत ध्यान से उसकी वीडियो देखना, तब आपका खत्म होगा। तो अगर आपको ये चैप्टर खत्म करना है तो रीडिंग करनी है, यूपीएससी के क्वेश्चन करने हैं, CDS के क्वेश्चन करने हैं, CAPF के क्वेश्चन करने हैं, तब जाके आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। यहाँ मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आपको रीड करना है इस चैप्टर के लिए। यू हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस, देन यूपीएससी के क्वेश्चन करना, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, CDS के क्वेश्चन करना एंड CAPF का क्वेश्चन करना, तब चैप्टर खत्म होगा, देन नेक्स्ट चैप्टर पे जाना। ओके, बाय बाय। बैचेस ऑन हो चुके हैं, जिसको भी बैच ज्वाइन करना होगा यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम।